झगालू मेघ। एक कुएं में बहुत से मेघ रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेघ रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वह अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेघ रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों में भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त डौसी मेघ राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं आकर बताया कि डौसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया कि डौसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सियाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, डौसी कुएं में हमसे दुगने मेघ हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, डौसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, डौसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुत्ता और बदबदता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। ये सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेघ, मैं तुम्हारा बैरी हूँ। तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेघ खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता। कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने डौसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक उनका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं, वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेघ को खाने के लिए कहूं, उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों न इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे डौसी मेघ राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेघ सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रखने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सियानों और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वह खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेघ हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेघ, मैं अब कहीं नहीं जाने का। तू अब खाने का इंतजाम कर वरना हिस। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मेकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मेकी की ओर इशारे किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूई मेकी से छुटकारा मिला। नई जवान मेकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मेकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा खाना।
गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। अगली कहानी, झूठी शान। एक जंगल में पहाड़ की चोटी पर एक किला बना था। किले के एक कोने के साथ बाहर की ओर एक ऊंचा विशाल देवदार का पेड़ था। किले में उस राज्य की सेना की एक टुकड़ी तैनात थी। देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले ढलुआ चरागाहों में आता। चरागाहों की लंबी घासों व झाड़ियों में कई छोटे मोटे जीव व कीट पतंगे मिलते, जिन्हें उल्लू भोजन बनाता। निकट ही एक बड़ी झील थी, जिसमें हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठा झील को निहारा करता। उसे हंसों का तैरना व उड़ना मंत्रमुग्ध करता। वह सोचा करता कि कितना शानदार पक्षी है हंस। एकदम दूध सा सफेद, गुलगुला शरीर, सुराहीदार गर्दन, सुंदर मुख व तेजस्वी आंखें। उसकी बड़ी इच्छा होती किसी हंस से उसकी दोस्ती हो जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे उगी एक झाड़ी पर उतरा। निकट ही एक बहुत शालीन व सौम्य हंस पानी में तैर रहा था। हंस तैरता हुआ झाड़ी के निकट आया। उल्लू ने बात करने का बहाना ढूंढा, हंस जी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस ने चौंक कर उसे देखा और बोला, मित्र, पानी प्रकृति द्वारा सबको दिया गया वरदान है, ऐस पर किसी एक का अधिकार नहीं। उल्लू ने पानी पिया, फिर सिर हिलाया जैसे उसे निराशा हुई हो। हंस ने पूछा, मित्र, असंतुष्ट नजर आते हो, क्या प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने कहा, हे हंस, पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि आप नीति व ज्ञान के सागर हैं। मुझमें उसकी प्यास जग गई है, वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया, मित्र, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, हम बातें करेंगे। इस प्रकार मैं जो जानता हूँ वह आपका हो जाएगा और मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा। इसके पश्चात हंस व उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बता दिया कि वह वास्तव में हंसों का राजा हंसराज है। अपना असली परिचय देने के बाद हंस अपने मित्र को निमंत्रण देकर अपने घर ले गया। शाही ठाठ थे, खाने के लिए कमल व नरगिस के फूलों के व्यंजन परोसे गए और जाने क्या क्या दुर्लभ खाद्य थे, उल्लू को पता ही नहीं लगा। बाद में सौंफ इलायची की जगह मोती पेश किए गए। उल्लू दंग रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उठती। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को कंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ मूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूक राज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा, तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हाँ मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूँ। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूँ, मुझे भी सेवा का मौका दो। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उठते उठते बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी। दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के रिच के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए ये सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला, मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का ये रोज का काम है, दैनिक नियम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बनशा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया।
सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ा कर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा, मैं अभी रोकता हूँ उन्हें। ऐसा कह वह करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का गुगुवाना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू गुगुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा व फफडाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा, हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देखकर एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया।